गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आज की इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 5। क्लास 8 का चैप्टर 5 1 2 3 4 हो चुका है। इसमें 1 2 3 4 का जो वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और आपके पास समय कम है तो आप इस वीडियो को देख करके अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। पेपर SST पेपर 2 में आप पास कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही इसे शेयर कर दीजिएगा। वो देर न करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। पहला जो चैप्टर है हाशियाकरण की समझ, जिसमें बताया गया है कि हाशियाई का मतलब क्या होता है। हाशियाई का मतलब होता है वंचित, या जिसे आप किनारे कर दिया जाता है। जैसे एक पेज है, इस पेज को हम यहाँ से इधर नहीं लिख सकते कुछ भी, तो ये पेज हो गया हाशियाई, इसका नाम हो गया हाशियाई। तो पेज का मतलब जब यहाँ से हम छोड़ के लिखते हैं, वो छोड़ा हुआ जगह को हाशियाई बोला जाता है। वो इसमें दिया गया है कि कैसे आदिवासी और मुस्लिम समुदाय और दलित समुदाय हाशियाकरण का शिकार हुआ है, उसके बारे में समझाया गया है। तो आपको ये पॉइंट लिखना है, समझना है कि हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। इसके बाद दिया गया था आदिवासी शब्द का मतलब जो होता है मूल निवासी। ये आपको ध्यान में रखना है, आदिवासी शब्द का क्या अर्थ होता है। भारत की 8% में 8% आबादी जो है आदिवासियों की है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। अकेले उड़ीसा में जो है 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह रहते हैं। ये सब डाटा आपको याद ध्यान में रखना है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाएंगे तो उसमें दिया गया है। आदिवासियों का आदिवासियों को जनजाति कहा जाता है और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। ये सब आदिवासी को कहा जाता है। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया, तो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया। ऐसे आदिवासी लोग का अपना धर्म है। वो पेड़ पौधा की पूजा करते हैं, सूर्य देवता की पूजा करते हैं और जल पत्ते ये सब का पूजा करते हैं और प्रकृति से जुड़े रहते हैं। आदिवासी को अपनी भाषाएं रही है, उसमें से ये पॉइंट आपको अधिकतर याद रखना है। आदिवासी की अपनी भाषाएं रही है, उनमें से ज़्यादातर संस्कृति से बिल्कुल अलग और संभवतः उतनी ही पुरानी है। ये संस्कृत से बिल्कुल अलग है, लेकिन जितना पुराना संस्कृत है उतना ही पुराना आदिवासी की भाषाएं हैं। इन भाषाओं में बंगला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। ये जो भाषा बोलता है उसमें बंगला जैसे मुख्य जो भारतीय भाषा है उसका गहरा तौर पर ये प्रभावित किया है इनका भाषा। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। जो भी आदिवासी समूह हैं उनके भाषा पर बंगला का असर है और ये सबसे ज़्यादा संथाली भाषा बोले जाते हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यामगिरी पहाड़ी, इसके बारे में दिया गया है। न्यामगिरी पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, तो आपको याद रखना है कि कालाहांडी, उड़ीसा के कालाहांडी में पहाड़ी डोंगरिया गोंड नामक आदिवासी समुदाय पाया जाता है, मतलब वहाँ पे निवास करता है। कालाहांडी जिले न्यामगिरी पहाड़ी, ये ध्यान में रखना है आपको, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। न्यामगिरी के पास एल्युमिनियम कंपनी यहाँ के खान शोधक केंद्र रिफाइनरी लगाने के लिए आदिवासियों को विस्थापित करने का प्रयास किया गया था। इसके लिए वहाँ के आदिवासी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी कंपनी के खिलाफ मुकदमा कर दिया था। उसमें बताया गया कि खनन परियोजना के कारण विस्थापित होने वाले में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी हैं। उसका जगह छिन जाएगा, उसका जितना जो निवास स्थान है, जो उसका मंदिर है, जो कुएँ हैं, ये सब उनका छिन जाएगा, तो वो जीवित कैसे रहेंगे, इसलिए वो मुकदमा किए हैं। भारत में 106 राष्ट्रीय पार्क हैं और जो 573 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये सब जो है ये जो आदिवासी लोग इस सब को संरक्षित करते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी निवास करते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% है और शहरी इलाकों में 35%। ये डाटा आपको याद रखना है, जो NCERT में दिया गया है। तो NCERT का जो भी डाटा है वो एग्जाम में पूछा गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 40.2%, ये मेन है। कितना परसेंट है जनगणना के 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी, वो 40.2%, ये ध्यान में रखना है। नोट में आपको याद रखना है कि 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था, जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई थी। इसमें मुसलमान समुदाय के सामाजिक और आर्थिक शैक्षणिक स्थिति का जायजा के लिए ये समिति बनाया गया था, जिसमें मुसलमान जाति के लोगों को, बच्चे को पढ़ाई लिखाई और जितना भी सुविधा देने के लिए ये समिति बना था।
हाशियाकरण का संबंध किससे है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाशियाकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। क्या है? अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। इसके बाद दिया गया था आप घेटोआइजेशन। घेटोआइजेशन का मतलब आपको समझाना था, उसमें एक शब्द दे दिया गया है जो घेटोआइजेशन है, और जो एग्जाम में भी कितनी बार ये शब्द आया गया है। यह शब्द का आमतौर पर ऐसा इलाका जहाँ ऐसा इलाका या बस्ती का इस्तेमाल के लिए होता है जिसमें मुख्य रूप से एक ही समुदाय के लोग आते हैं और वो डरे हुए रहते हैं कि उसका घर कहीं न छीन जाए, और एक ही जगह पे वो इकट्ठा हो जाते हैं कि अगर उसका जमीन घर अगर कोई छीनेगा तो उस पर वो आक्रमण करेंगे। नेक्स्ट आपको हाशियाकरण के निपटारे को समझाने के लिए नेक्स्ट चैप्टर था जिसमें हाशियाकरण से निपटारा बताया गया है। ये चैप्टर, और ये चैप्टर जो है 6 है, चैप्टर 6 है। इसमें हाशियाकरण से निपटारा के लिए बताया गया है। इसमें हसियाई तबकों ने हाशियाकरण से निपटने के लिए अधिकारों को 2 तरह से इस्तेमाल किया है। ये हाशियाकरण से निपटने के लिए ये समुदाय जो है, आदिवासी समुदाय, जो भी दलित समुदाय है, वो 2 तरीकों से अपनाया है, इस्तेमाल किया है। पहला जो है अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। अनुसूचित जनजाति जो भी आदिवासी जाति है वो ये मजबूर किया है, आंदोलन किया है और धरना प्रदर्शन करके वो सरकार को अपनी तरफ ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। उन्होंने इस बात पर दबाव डाला है कि सरकार, नेक्स्ट है 2 पॉइंट, उन्होंने इस बात पर दबाव डाला है कि सरकार इन कानूनों को लागू करे। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर आर्टिकल 117 आ जाता है जिसमें अस्पृश्यता और छुआछूत का उन्मूलन के बारे में कहा गया है कि कोई जो भी दलित जाति से छुआछूत करता है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा करके अपना रिपोर्ट, अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। आर्टिकल 15 में कहा गया कि भारत किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। अगर करता है तो कोई भी आदमी जाकर के सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपना शिकायत दर्ज कर सकता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बना, जिसमें इस जो अत्याचार निवारण है, जिसमें गुजरात में मैला उठाने वालों के लिए ये अत्याचार निवारण अधिनियम बना। गुजरात के भंगी, आंध्र प्रदेश के पाखी और तमिलनाडु के सिकलयाड़ में मैला उठाने वालों को अछूत माना जाता था, और मैला उठाने वालों के लिए सरकार ने अलग से नियम कानून बनाया, जो अगर कोई मैला उठाता है तो उसको नहीं उठाना है, ये सब काम किसी भी आदमी को नहीं करना है, इसके लिए कानून सरकार ने बनाया है। 1993 में सरकार ने एम्प्लॉयमेंट ऑफ मैनुअल एक्वेंजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्राई 1993 में पारित किया गया था। 2003 में सफाई कर्मचारी आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका जारी की, जिसमें बताया गया कि ये जो पारित हुआ है उस कानून, उसके बाद भी जो मैला उठाने में वालों में कोई कमी नहीं हुआ है। इसके लिए न्यायालय ने फिर 6 माह के भीतर पता लगाने के लिए बोला कि मैला ढोने वालों के लिए और मैला ढोने वालों के लिए 6 दिसंबर 2013 से पुनर्वास अधिनियम लागू किया। मतलब कि वो जो भी मैला ढो रहा था उसको अलग से भी स्थापित और उसको काम देने के लिए, उसकी जीविका के लिए यह नियम लागू किया गया। केंद्र सरकार ने हाल ही में अनुसूचित एवं अन्य परंपरागत वनवासी अधिनियम 6 पारित किया गया है। 1989 का अधिनियम आदिवासी जो है, आदिवासी अपनी परंपरागत जमीन पर अपने कब्जे की बहाली के लिए इस कानून का सहारा लेते हैं। अगर कोई उसका पारंपरिक जमीन पे जाकर के कोई चाहता है फैक्ट्री बनाना, उसका जमीन हड़पना, तो ये इस कानून का सहारा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आज का ये क्लास आपको? आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही इसे शेयर कर दीजिएगा। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।